मुनीब, डायरेक्टली शुरू करूंगी मैं आपसे 27वीं तरमीम के हवाले से ही। जाहिर है अब सभी जो है वो इस हवाले से बात कर रहे हैं जब से बिलावल साहब ने जो ट्वीट की है उसके बाद से। पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके ख्याल में क्या तरमीम आ सकती है आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से जो आर्टिकल 243 में चेंजेस का अंदिया दिया है बिलावल ने? बहुत शुक्रिया। देखिए, आर्टिकल 243 कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से है और उसमें आई बिलीव जो आर्टिकल 243 का 2(4) है, सब क्लॉज 4 है, उसके अंदर बेसिकली जो मकसद है वो इंक्लूड करना है जो फील्ड मार्शल की पोजीशन है वो उसके अंदर दर्ज नहीं है। उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ है और तीनों सर्विसेज चीफ है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने के लिए फील्ड मार्शल के ओहदे को इंक्लूड करना है। आर्मी एक्ट में तो फील्ड मार्शल का जिक्र है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के अंदर नहीं है, उसको इंक्लूड करना है। दूसरी जानिब ये कि फील्ड मार्शल एक ऐसा ओहदा है जो उन्हें आसिम मुनीर साहब को मिला है और ये उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनके साथ रहेगा। साबिक फील्ड मार्शल नहीं होगा, ये फॉर लाइफ रहता है, क्योंकि फील्ड मार्शल एक एजाजी पोजीशन है फौज के अंदर, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी काम जिन्होंने किए हैं सिर्फ उन जनरल्स को मिल सकता है। तो ये फॉर लाइफ एक टाइटल है जो रहना है। इसकी कोई ज्यादा आप समझें कि इसकी ज्यूरिसडिक्शनल पावर या इसकी कोई इस ओहदे के खास मराहत उस तरह से अटैच नहीं है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो, और आज भी हैं, पहले भी थे, अब फील्ड मार्शल हैं, लेकिन ज्यादा बात इसको प्रोटेक्शन देने की है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा जाए। जहां से लोग इस पे तज्जिया कर रहे हैं कि इसका ताल्लुक वो कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस को तब्दील करने में है कि वफाकी हुकूमत के आए, तो वो है, उसका भी समझता हूं कि वो बेतुकी बात इसलिए नजर आती है कि देखिए वैसे भी जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और इस पैराहे में प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होती है ऑन द प्रेसिडेंट, और वो उसमें कोई चेंज ऑफ कमांड की जरूरत हमें सच नहीं है कि उसे वफाकी हुकूमत से ज़ेरे इंतजाम लाया जाए, और ना ही इसका ताल्लुक किसी एक्सटेंशन या अगले टेन्योर से है। ज़हन में रखिएगा जो तरमीम पिछले साल की गई है उसमें आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं 3 बुनियादी बातें थी जो की गई थी। एक, सर्विस टेन्योर बढ़ाकर 3 से 5 साल कर दिया गया। दूसरा ये कि जो जनरल के ओहदे की रिटायरमेंट की एज लिमिट है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पर लागू नहीं होगी। तीसरी ये कि एक लीगल स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दे दी गई थी कि अगर कोई गवर्नमेंट समझती है कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रीअपॉइंट करना है या एक्सटेंशन देनी है तो एक और टेन्योर के लिए दी जा सकती है। अब इसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मौजूद है, लीगल प्रोविजन मौजूद है। सही, तो आपने कहा कि बेसिकली फील्ड मार्शल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोटेक्शन देने के लिए वो चेंज जो है वो इसमें लाई जा सकती है, और उसकी आपने कहा कि कोई मुद्दत नहीं होगी। इज दैट राइट? जी, देखिए वो एक ओहदा है, एक एजाजी ओहदा है, ठीक है, और बहुत रेयर मिलता है कि सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल हो उसको 4 स्टार तो सारे होते हैं। अब जो फील्ड मार्शल की पोजीशन है इसको कमेंसरेट किसी और ओहदे से अगर करना है, यानी कि कोई नेवी के अंदर कोई अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडमिरल है तो उनका भी एलिवेट किया जा सकेगा। इसी तरह एयरफोर्स के अंदर कोई एयर चीफ मार्शल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उनको भी 5 स्टार किसी स्टेज पर किया जा सकेगा, डिपेंडिंग कि ये एक प्रेसिडेंट प्रॉबेबली बना कि इस प्रेसिडेंट को लेते हुए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जाएगा मेरे ख्याल में, कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आइन के अंदर उसका प्रोविजन मौजूद। ठीक है, और इख्तियारात के हवाले से इसमें आपके ख्याल में क्या वो भी शामिल हो सकता है कि अगर इस वक्त प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है विद द सजेशन और एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि वो अपॉइंट करें चीफ्स ऑफ नेवल या फिर एयरफोर्स या फिर आर्मी, वो इख्तियारात भी जो है वो फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल की जगह जो भी इसको नाम दिया जाए, कमांड एंड चीफ या व्हाटएवर नेम इज गिवन, वो इख्तियारात जो हैं वो उनके पास नहीं शिफ्ट होंगे? देखिए वो ऑलरेडी इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास थ्रू प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इसमें आपने ये नाम ऐड करने हैं, नई पोजीशंस को ऐड करना है, वो तो है, लेकिन ज़हन में रखिएगा ये भी हो सकता है उसमें कदगन कोई नहीं है कि अगर कोई नया ओहदा क्रिएट किया जा रहा है। अभी तो बात हमारे सामने जो है वो लग रही है कि इसमें हमने
फील्ड मार्शल का ओहदा इंक्लूड करना है जी। लेकिन अगर कोई ये है कि कोई नया ओहदा कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएट किया जा रहा है फौज के अंदर, जैसे आप ज़हन में रखिएगा कि हमारे मुल्क में क्लासा साहब को तारीख मुझसे ज्यादा पता है, एक ही वक्त था जब मुशर्रफ साहब का दौर था, उसमें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे जनरल यूसुफ, जब मुशर्रफ साहब खुद आर्मी चीफ थे। तो क्या किसी ऐसे ओहदे की तरफ हम जा रहे हैं, ये क्रिएट किया जाएगा कि फील्ड मार्शल हैं वो भी रहें और लंबे अरसे तक रहें और मीनवाइल कोई अपना नायब भी साथ मुकर्रर करें? मैं सिर्फ ये बात हाइपोथेटिकल सी कर रहा हूँ, कोई इसकी इंडिकेशन नहीं है, ना ही इसकी अभी जरूरत है, क्योंकि जो आर्मी चीफ है उनका टेन्योर अब प्रोटेक्टेड है नवंबर 2027 तक। जी बहुत शुक्रिया मुनीम, आपने बड़ा ये मेरा ख्याल बहुत सारी क्लैरिटी जो है ना, वो कहते हैं यू हैव ब्रॉट सैनिटी अगेन इन द प्रोसीडिंग्स, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे उस स्पेकुलेशंस हो रही थी। मेरा ख्याल रबिया के सवाल का मकसद ये था कि क्या इनकी जो अपॉइंटमेंट्स होनी है जिसमें 243 में प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, कहीं वो फील्ड मार्शल को तो नहीं मतलब शिफ्ट की जा रही? अगर गैदर अगर मुझे सही उनके सवाल की समझ आई है तो जिसको आपने मेरा ख्याल आपने याद करो जी क्लासा साहब, ये एक सवाल, इसकी अहमियत बहुत है और ये आई मस्ट से कि एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, कीपिंग इन माइंड जो हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आज भी जो ब्रीफिंग थी DG ISPR की, उसमें भी उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा, जो हमारे बहुत से कोलीग्स ने रिपोर्ट भी किया कि फौज रियासत नहीं, रियासत का इदारा है और आईन और कानून के ताबे है। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि फौज पाकिस्तान का सबसे ताकतवर और मुनज़्ज़म इदारा हो और ये नहीं हो सकता कि वो एक ऐसा कानून बनवा दें, फिर हम अपना चीफ भी खुद अपॉइंट करेंगे, हम फील्ड मार्शल भी अपना खुद अपॉइंट करेंगे, और ये एक बड़ा डेंजरस सा एक कॉन्सेप्ट है। और फिलहाल मुझे इसकी कोई इंडिकेशन ऐसी नजर नहीं आ रही कि वो ये हो कि जी हम चीफ भी अपना खुद अपॉइंट करेंगे, मुझे ये होता हुआ नजर नहीं। आपको माजी में याद होगा, आपने बड़ा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मेरा ख्याल है मुझे याद पड़ता है पार्लियामेंट कवर करते रहे, सो जैसे आपने कहा तारीख की चीज़ों की बात याद आ जाती हैं। जब जनरल क्यानी आर्मी चीफ थे तो उस वक्त वार एंड टेरर चल रही थी, तो कुछ उनको पावर्स उन्होंने ले ली थी या उन्होंने कोई अस्यूम कर ली थी कि जिसके तहत वो जो कोर कमांडर्स थे उनको उन्होंने रिटायर करके घर नहीं भेजा गया था, ये समझा गया था कि वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो माजी में अगर इस तरह की कोई प्रेसिडेंट रही हैं कि जिस पे आर्मी चीफ के पास ये पावर्स भी रही हैं जो पहले मेरा ख्याल नहीं थी, बाद में उन्होंने यूज़ की। और इसी तरीके से जब आप कहते हैं ना कि वाइस आर्मी चीफ की बात करते हैं, तो आपको याद होगा उन्होंने अगरचे वो सदर पाकिस्तान भी थे, वो फिर ये फील्ड मार्शल भी थे अयूब खान, उन्होंने भी अपना एक आर्मी चीफ या कमांडर चीफ जो है जनरल मूसा, उनको भी किया उन्होंने। फिर जनरल जिया ने आपको याद होगा उन्होंने असलम बेग साहब को किया था, जनरल यूसुफ की अभी आपने जनरल मुशर्रफ दौर में दिए। सो आप समझते हैं कि मौजूदा ये हमारे जो फील्ड मार्शल हैं तो ये भी रिक्वायरमेंट की आके महसूस करेंगे कि वाइस कोई आर्मी चीफ होना चाहिए जो इनकी जगह ये बहुत सारे मामला जो होते हैं वो भी देख रहा हूँ, क्योंकि अब वो फील्ड मार्शल हैं। नहीं, मैं समझता हूँ साहब, जो मेरी सेंस है, जो after having interacted with a lot of people, I would say, who are close to the powerful circles, मुझे अंदाजा हुआ है कि फौज के अंदर इस वक्त एक तो फौज ऐसा इदारा है कि इसमें जो चेन ऑफ कमांड है वो बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। मेरे आपके या कोई भी फॉर दैट मैटर किसी के जज्बात अगर हैं तो वो उसके दिल में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। इसी तरह जो फील्ड मार्शल की इस वक्त पोजीशन है वो निहायत मजबूत है, वो अपने ओहदे पर मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। इसकी भी गुंजाइश फिलहाल नहीं लगती कि कोई अपना नायब वो मुकर्रर करें इस वक्त तक, और ना ही कोई ऐसी जरूरत है। अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि क्योंकि ये निज़ाम जिस तरह से चल रहा है, इसका पावर हाउस पाकिस्तान की मुख्तदरा है, तो इस निज़ाम ने अपनी नजरें या प्लानिंग इस हवाले से जरूर कर रखी है कि ये लंबा चले, लेकिन नेचुरली उसको फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। अच्छा मुनीब, एक और बताइएगा, एक और बात बताइएगा, बिलावल भुट्टो ने जो ट्वीट किया है, आप ये समझते नहीं कि इस एस्टेब्लिशमेंट भी ज़्यादा खुश नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर भी खुश नहीं होंगे, कि वो ये तवक्को नहीं कर रहे होंगे कि इस तरीके की चीज़ जो है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और स्पेशली 243 जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा मतलब एक उसको एक तरह इंटरप्रिटेशन इसकी डिफरेंट हो रही है, अभी से उस पर डिबेट हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, हालांकि होनी है उस पर थी, मेरा ख्याल NFC पे होनी चाहिए थी, उस पर सूबों का बड़ा स्ट्रांग स्टैंड है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों खुश हुए होंगे कि ये जनाब आवाम को आपने बता दिया है, अवामी पब्लिक अब डिबेट में ले गए हैं
कि वो उस पर अनकंफर्टेबल होंगे। बिलावल ने उनसे पूछ के किया होगा प्राइम मिनिस्टर से, या जरदारी साहब और उन्होंने बैठ के खुद फैसला किया कि बड़े इंतहाई अहम इश्यूज हैं, हमें अकेले नहीं करना चाहिए, हमें इसको थोड़ा पब्लिक डोमेन में उसमें लेकर जाएं, रिएक्शन देखें, फिर उसके बाद फैसला करें कि हमने क्या करना है या क्या बारगेन करनी है? आइडियली तो उनको ये बात इस तरह ट्वीट में नहीं रखनी चाहिए थी, या हुकूमत को अनाउंस करना चाहिए था, या कम से कम हुकूमती किसी वजीर को थोड़ी सी कर्टन वेल इसके ऊपर किया था। वजीर मुमलिकत कानून के हैं, वीकेंड पे उन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने थोड़ा सा गवर्नमेंट को बैकफुट पे रखने के लिए ये चीजें रखी हैं। मैं यही कहूंगा कि एक मैसेज उन्होंने ये भेजा है कि इट विल नॉट बी अ स्मूथ सेल, ऑल्दो ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की, हो सकता है इट मे एंड अप एज अ स्मूथ सेल, लेकिन 2-4 माह से अगर हुकूमत कह रही है कि गुफ्तगू हो रही थी तो फिर उसको हुकूमत को ओन करना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं इत्तेहादियों से मुशावरत करके सामने लाएंगे, तो बिलावल साहब को उन्होंने क्या दिखाया है? कुछ तो दिखाया होगा, ये तो नहीं कि ये 4 आर्टिकल हमने ये चेंज करने हैं, नेचुरली को वर्किंग पेपर दिखाया होगा और बताया होगा कि ये हम करना चाह रहे हैं। इसी के नतीजे में बिलावल साहब ने ये किया है। आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा गवर्नमेंट को ऑफ बैलेंस किया है इस पूरे मामले में। इसके बदले तो हमारी नहीं लगता मैं कि ऑफ बैलेंस इस चीज से होगी, हुकूमत जरूर हुई है। नहीं, यही मेरा भी इसलिए सवाल था कि हुकूमत के लिए एम्बेरसिंग होगा और शायद एस्टेब्लिशमेंट भी ये तवक्को नहीं करती होगी इस तरीके का टू द पॉइंट आप बता देंगे और उस पर बहस शुरू हो जाएगी मुख्तलिफ इससे। अच्छा, ये तो अपनी जगह, अब इसमें 2-4 बड़े अहम इश्यूज हैं जिसपे मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी की बड़ी सीरियस कंसर्न है, आज की नहीं बहुत पहले की हैं। 2010 के बाद इसके लिए कोशिशें की जा रही थी कि नई तरमीम आएगी जो 18वीं तरमीम को अनडू करेगी, स्पेशली जो NFC का इसमें शेयर है, क्योंकि सेंटर समझता है भाई साहब फौज का बजट 25 अरब हमने देना है, 1000 अरब इनकी पेंशन हमने देनी है, फिर NHA है, फिर वापडा है, फिर आपकी ट्रेनें हैं, आपके यहाँ आप फेडरल मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें, उनकी फिर पेंशनें हैं, फिर उसके बाद आपका ये PSDP है वे 1000 का बिलियन के हो जाते, 8000 अरब हमने सूद देना होता है, दुनिया भर में हम सारी चीजें हमने करने, 24 किलोमीटर का शहर है, पैसे आप ले जाते तो हम कहाँ से अरेंज करें, फिर हमें लोन लेने पड़ते, लिहाजा अपना शेयर जो है आप ये कम करिए। जिसपे सूबे कहते हैं भाई साहब सारा पैसा तो हम जनरेट करके देते हैं, आप 24 किलोमीटर पे तो आप बैठ के बातें करते हैं और यहाँ क्राइसिस पैदा करते हैं। सो आपको लगता है कि इस पे कैसे कंसेंसस डेवलप होगा? और ये एस्टेब्लिशमेंट इस पे जीरो टॉलरेंस पे है। ये NFC अवार्ड पिछले कई सालों से ये अंडर डिबेट है, आज का नहीं है, तो क्या इसको बार्गेन क्या करेगी पीपल्स पार्टी? वो कुछ तो बड़ा लेगी, ऐसे तो नहीं जाएगी कि हाँ जी ठीक है आप आए और हमसे अंगूठे लगवा लें। नहीं, बिल्कुल। और बिलावल साहब की तो स्टेटेड पोजीशन है कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 18th अमेंडमेंट। ये इट्स अ टफ सेल गवर्नमेंट के लिए। क्लासेस साहब ये आसान नहीं होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इसको बड़ा जेलसली गार्ड करती रही है। अब अगर वो इसको तब्दील करना चाहें या इसके हवाले से अपनी पोजीशन अगर तब्दील करेंगे तो नेचुरली उन पर सवाल भी होगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने शायद आज ये बिलावल साहब ने ट्वीट करके गवर्नमेंट को तो ऑफ बैलेंस किया है और वो शायद उन्होंने मैसेज इसका सिर्फ डिस्क्लोजर का मैसेज देकर उन्होंने कहीं अपनी तरफ से टेसिड साहब या पोलाइट सा पैगाम भिजवाया कि ऐसे नहीं होगा कि इट विल बी अ वॉक ओवर। वो शायद इसको फ्लैश आउट करना चाहें, इसके ऊपर मजीद बहस करना चाहें, पार्लियामेंट के अंदर इसको करना चाहें और बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, पीपल्स पार्टी के भी बेशुमार स्टेक जुड़े हैं, सूबाई हुकूमतों के बेशुमार स्टेक जुड़े हैं सूबाई मामलात से, तो इतना आसानी से तो ये नहीं होगा। ऐसे ही होगा कि वो शायद मौत दिखाकर बुखार पे राजी किया जाए, उस टाइप वाली सिचुएशन होगी, या ये होगा कि 10 चीजें रख के 2 पर इत्तेफाक करवाया जाएगा या होने का। फिलहाल तो मुझे ये इतनी स्मूथ सेलिंग इस जो तरमीम है उसकी होते हुए नजर नहीं आ रही। अब मुनीब, मैं यही क्लासेस आपका ही सवाल कंटिन्यू करूंगी। ये भी तो हो सकता है, हमने 26वीं तरमीम में भी देखा था, मौलाना साहब ने जो है वो उसका बहुत दफा क्रेडिट लिया कि देखें इसमें तो, और पीपल्स पार्टी ने भी, कि इसमें ये पॉइंट्स थे, हमने तो देखे इन पॉइंट्स पे कॉम्प्रोमाइज किया, ये पॉइंट्स हमने निकलवाए और फिर जो है उसको थोड़ा मेलो डाउन किया है हमने 26वीं तरमीम को। तो 27वीं तरमीम में भी ये चीजें तो डाल दी हैं, लेकिन वो ये क्लेम कर सकते हैं कि बाकी चीजों पे तो चले उनसे मनवा लिया जाए और इस पे जो है वो ये कहें हमने बचा लिया। एजुकेशन या पॉपुलेशन के मामलात हो गए, या NFC की जो आपने बात की वो हो गया, 18वीं तरमीम की बात की, तो ये चीजें जो हैं वो हमने देखे उनको बचा लिया है, तो वो अपने लोगों को, अपने सपोर्टर्स को वो ये सेल करें और बाकी चीजों पे वो हुकूमत के साथ जो है जो रखी गई हैं, जैसे कि आर्टिकल 243 हो गया या जुडिशरी के जो मामलात हैं उन पे जो है वो मान जाए। ये कुछ मामलात पे तो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर वो ऑन बोर्ड है,
शायद वो जजेस की ट्रांसफर वाले मामले पे भी रेजिस्टेंस ना दिखाएं, ये एक मामला ऐसा हो जिसके ऊपर वो इसको मॉडिफाई कर दें, इसको थोड़ा टूथलेस कर दें, लेकिन बाकी मामला पे वो मान जाए। लेकिन ये मामला रिसोर्सेस का है। वफाक का ये आर्गुमेंट रहा है कि वफाक कंगला हो जाता है हर साल, तो वफाक को हर साल 3-4 हज़ार अरब माइनस से साल शुरू करना पड़ता है हर फाइनेंशियल ईयर। और वहाँ एक मिसाल बनी हुई है जो आम लोग देते हैं कि नहीं, हम तो चाय भी कर्जे के पैसों की पीते हैं, क्योंकि वफाक के पास कुछ नहीं होता स्पेंड करने के लिए या कुछ मामला के लिए। लिहाजा वफाक को इतना बिल्कुल फारिग नहीं होना चाहिए, और ये जो फॉर्मूला या मैकेनिज्म बनाया था इसको रिविजिट करने की जरूरत है। और इसमें ये चीज भी डिफरेंट है ना मुनीब, इस दफा के IMF ने भी इसको पॉइंट आउट किया है और IMF ने बार बार इस पे एम्फेसिस किया है। और जब IMF ने इस पे एम्फेसाइज किया कि इसको जो है वो ये जो इम्बैलेंस है इसको तब्दील किया जाए, तो उस पे उनको यही आर्ग्यूमेंट दिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही सिर्फ पॉसिबल हो सकता है। तो ठीक है, इतने टाइम से पीपल्स पार्टी ने अपनी बड़ी सख्त पोजीशन इस पे ली हुई है कि वो इसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं करना चाहते, लेकिन इस दफा IMF का प्रेशर भी है। जी बिल्कुल, IMF का प्रेशर है, और मैं समझता हूँ कि शायद इतना आसानी से गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हटेगी, बट इट्स गोइंग टू बी अ टफ सेल। शायद इतना आसान ना हो जिस तरीके से, क्योंकि बिलावल साहब ने जिस तरह से आज इसको डिश आउट किया है, उससे तो लगता ये है कि वो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी एक सेटबैक या कम से कम एक जोल्ट दे रहे थे। अब 6 नवंबर को उनकी CAC है, CAC के बाद अगर वो फैसला करते हैं कि नथिंग डूइंग और हमारा पोजीशन इसमें तब्दील नहीं हो रही, तो नेचुरली वो एक मुख्तलिफ सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अच्छा, इसमें ना 2 और चीजें भी बड़ी अहम आ रही हैं। एक ये इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है मुझे लगता है, मेरी रीडिंग, कि शायद वो इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को पावर देना चाहते हैं, दरमियान में से अपोजिशन लीडर को उड़ा के कंसल्टेशन शायद जरूरी ना रहे, एक चीज। दूसरा, निगरान हुकूमतों का भी आ रहा था कि निगरान हुकूमतों को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी का निगरान लग भी जाए तो फिर उसका घर जाने को दिल नहीं करता 6-7 महीने, और पूरा वो फिर स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है। इसकी भी आपके पास खबरें हैं कि उसमें निगरान हुकूमत का कंसेप्ट भी खत्म किया जा रहा है, और ये ECP के अपॉइंटमेंट डायरेक्ट जो है, जैसे आर्मी चीफ की जाती है, समरी जाएगी 3-4 लोगों में से एक अपॉइंट कर ले, तो इस तरह की चीजें भी ऑन कार्ड्स हैं सर? जी बिल्कुल हो सकती हैं। इस सारे मामलात को काबू में करने के लिए और कंट्रोल में रखने के लिए ये शायद मुमकिन है। जब आपने अदलिया को काबू कर लिया तो ये क्या कह जाता है, अदलिया को मैं माजरत के साथ लफ्ज काबू इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये तो दलाइल हर जगह से आते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया अब इंडिपेंडेंट उस तरह से नहीं रही, इसमें एग्जीक्यूटिव की बेशुमार इंग्रेस है। और जब ये सब कुछ हो गया है तो फिर बाकी चीजें भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया जाता है, PCP में कंसल्टेटिव प्रोसेस निकाल दिया जाता है, जो निगरान हुकूमतें हैं उनका या तो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए जो कि बहुत बोल्ड स्टेप होगा, या उनका मैंडेट बढ़ा दिया जाए, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि वो भी सवालात उठते हैं कि मैंडेट उनका कम है, लिमिटेड है, बाद में क्वेश्चन हो जाता है। तो देयर इज अ ग्रेट लाइकलीहुड कि ये सब कुछ हो सके। लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन, अब तक हमारे वजीर जितने भी थे पिछले 1.5 साल से कह रहे थे कुछ नहीं हो रहा, अभी कल परसों में सुन रहा था, बैरिस्टर अकील साहब कह रहे थे, फिर तारिक फजल चौधरी साहब और भी 1-2 सीनियर वजीर कह रहे थे जनाब ऐसी कोई तरमीम नहीं आ रही। इनको वाकई नहीं पता था, इनको हुकूमत ने बड़ा क्लोजली गॉड किया हुआ था और बिलावल साहब ने वो सारी चीजें वो सामने ले आ रहे हैं, या ये अगेन कहते हैं देयर वाज अ मेथड टू मैडनेस कि किसी को नहीं बताना और मीडिया में बैठ के कहते रहे जैसे तरमीमी, ये कल तक कह रहे थे सर। हाउ डू यू सी दैट कि इनको पता नहीं होता या खुद ही एक्टिंग हो रही होती है थोड़ी सी? मेरे ख्याल में वो गलत बयानी पे ज्यादा डिपेंडेंट था ये सारा मामला। मैं तो ऑन रिकॉर्ड के ऊपर मैंने पिछले साल अक्टूबर में ये कह दिया था जिस दिन ये तरमीम पास हुई थी कि 27वीं तरमीम आएगी, क्योंकि जो रह गया है एजेंडा वो अगली तरमीम में मुकम्मल कर लिया जाएगा। और आई एम ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड ऑल दिस एंड आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर द पास्ट 1 ईयर नाउ।